चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। ठीक, इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट, नाभिक का सबसे मेन पार्ट। चलो, वेरी वेरी कई हजार बार इंपॉर्टेंट। हाँ, चलो इधर देखो। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत, समझो ध्यान से। सबसे पहले परमाणु के बारे में हमने बात किया था 1898 कब जी, 1898 जे थॉमसन ने बताया था परमाणु क्या है, गोलाकार आकृति है। परमाणु एक गोलाकार आकृति के रूप में होता है, जिसमें क्या होता है, धनावेश समान रूप से क्या होता है, वितरित रहता है, वितरित होता है। मतलब जे थॉमसन ने बताया जो परमाणु होता है एक गोलाकार क्या है, आकृति है। उस गोलाकार आकृति में जो धनावेश होता है वह क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, उस परमाणु में वितरित होता है, समान रूप से। मतलब हर जगह उसकी मात्रा क्या होती है, समान होती है। ठीक, तो किसने तो बोला था, ये बोले जे थॉमसन साहब। ठीक, इसमें धनावेश क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते, किसमें, किसी परमाणु में समान रूप से हर जगह क्या होता है, वितरित रहता है, फैला रहता है। कौन कौन, धनावेश। कौन जी, धनावेश। अब ध्यान समझो ध्यान, मतलब क्या है, इसका बहुत सारा नाम दिया गया। इस प्रकार के जो परमाणु थे उनको बोला गया तरबूज मॉडल। क्या बोला गया, हाँ, तरबूज मॉडल। ठीक, तरबूज मॉडल। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी कोई तरबूजा है, तरबूज में क्या होते हैं, तरबूज क्या होता है, वृत्ताकार है। क्या है जी, तरबूज क्या है, वृत्ताकार है। और वृत्त के अंदर जो तरबूज के बीज होते क्या होते हैं, धसे होते। क्या होते हैं, धसे होते हैं। तो जे थॉमसन ने तरबूज क्या मान लिया, तरबूज को मान लिया एक परमाणु, और तरबूज के अंदर जो उसके बीज हैं उसको उन्होंने क्या मान लिया, धनावेश। तो जो मानो तरबूज है तो जो ये अंदर अंदर छोटे छोटे पार्ट हैं ये क्या है, यही है धनावेश। बात समझ में है ना। उन्हें परमाणु क्या मान लिया, जो गोलाकार जो तरबूज था उन्होंने क्या मान लिया, उसको वृत्ताकार। क्या मान लिया, वृत्ताकार। तो बस इसमें जे थॉमसन ने यही कहा कि परमाणु एक क्या होता है, गोलाकार आकृति है, जिसमें धनावेश क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है, फैला रहता है। इतना वो कहकर छोड़ दिए। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ समय बाद किसने, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में बहुत खतरनाक प्रयोग किए। ठीक, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने खतरनाक प्रयोग किया, और परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में क्या किए थे, एक प्रयोग किए थे, जिसको हम लोग कहते क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। तो तुमसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत क्या होता है, परमाणु की सही स्ट्रक्चर संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसको हम लोग कहते क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। अब ध्यान समझना, बहुत बहुत चीज समझना ध्यान से, इसमें कितना लॉजिक चीज था सब। अब रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया एक माध्यमिक मीडियम लिया। उस मीडियम जो था वो था पोलोनियम नामक धातु। क्या था, ये रेडियो एक्टिव तत्व। क्या जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव तत्व है। बहुत ध्यान समझना, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक, इस रेडियो एक्टिव तत्व से उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों को निकालना शुरू किया। अपने हाथ से नहीं निकालेंगे, बौछार कराए होंगे। ठीक, तीव्रगामी किरणों का बौछार कराए, टेम्परेचर इसको ज्यादा दिया गया, इससे क्या निकली, इस पोलोनियम नामक धातु क्या निकली, अल्फा किरणें निकली। ठीक, अब इस पोलोनियम नामक धातु यानी रेडियो एक्टिव तत्व से जो अल्फा किरणें निकल रही थी, हमने बोला था जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा अनेकों प्रकार की किरणों का करते हैं, उत्सर्जन करते हैं।
तो गामा किरणें से लेने के लिए गामा किरणें क्या होती, बहुत ही खतरनाक। क्यों? यूरेनियम परमाणु से क्या निकलती है, अधिकतर गामा किरणें निकलती है, खतरनाक होता है। पोलोनियम का थोड़ा कम खतरनाक होता है, इससे क्या निकलेगी, अल्फा किरणें। बस ये समझो। तो इन्होंने यूरेनियम नहीं लिया, यूरेनियम परमाणु नहीं लिया, क्या लिए, पोलोनियम लिए, एक कम खतरनाक है जो अल्फा किरणें निकलेंगी। इन अल्फा किरणों को उन्होंने क्या किया, एक मान लो स्लिट है, क्या चीज, स्लिट है, स्लिट। इस स्लिट से, स्लिट क्यों लिए, मतलब जो अल्फा किरण जा रही है इधर से डाइवर्ट कहीं ना हो, अपने मार्ग पर सीधे जाए, इधर उधर कहीं डाइवर्ट ना हो, सीधे अपने मार्ग पर चलती जाए। इसमें एक बहुत बारीक छिद्र था, क्या था, छिद्र था, होल था। अब जब इस होल के अंदर से अल्फा किरणें गुजरी, इस होल के अंदर से अल्फा किरणें गुजरने के बाद यहां पर लगाया तो उन्होंने एक पर्दा, वृत्ताकार पर्दा लगाया हुआ था, और वृत्ताकार पर्दे के पीछे लगे हुआ था जिंक सल्फाइड का लेप। जिंक सल्फाइड की ये परत है, जिंक सल्फाइड क्या जी, परत है। जब अल्फा किरण और इस वृत्ताकार पर्दे के अंदर रखा गया था कि स्वर्ण पत्र 100 मिलीमीटर का, यानी 1 सेंटीमीटर का, एक जी इतने 100 मिलीमीटर क्या रखा गया था, स्वर्ण पत्र यानी सोने का कोई क्या रखा गया, पत्ती रखी गई है, बहुत बारीक पत्ती रखी गई है, पतली, ठीक, इसकी चौड़ाई थी इतना, और बहुत बारीक पत्ती थी, स्वर्ण पत्र रखा गया था। अब जब इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा किरणें गई तो उन्होंने देखा, एब्जॉर्ब किया, उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। फिर से जब पोलोनियम धातु से अल्फा किरणें निकलती हैं, बौछार कराया जाता है, तो अल्फा किरणें कहां तक टकराई, स्वर्ण पत्र पर, कहां तक टकराई, स्वर्ण पत्र पर। और स्वर्ण पत्र पर टकराने के बाद अल्फा किरणें अपने अंदर कई कई प्रकार के विचलन को इंडिकेट कर रही थी, कई प्रकार के विचलन को प्रदर्शित कर रही थी। उन्हीं विचलन के प्रकार के आधार पर उन्होंने अपने निष्कर्ष को निकाला। अब ध्यान से देखो, उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, ये फोटोग्राफिक प्लेटें हैं, ठीक, इस पर जब किरणें पड़ेंगी, अल्फा किरणें पड़ेंगी, इसमें क्या होगा, अनेक प्रकार का विचलन होगा। उस विचलन के आधार पर उन्होंने क्या निकाला, 3 मुख्य निष्कर्ष निकाले। किताब में बहुत सारे अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो निष्कर्ष थे, कंक्लूजन थे, वो 3 थे। पहला कंक्लूजन क्या था, ध्यान सुनना। पहला कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला कि जब अल्फा किरणें यहां से गुजर रही है, किसी परमाणु के अंदर जा रही है, परमाणु है, परमाणु कैसा है, ये पहले बताया जा चुका है, किसके द्वारा, थॉमसन द्वारा। परमाणु कैसा है, गोलाकार, ठीक। जब अल्फा किरणें परमाणु के अंदर गुजरती है, अंदर जाती हैं, तो कुछ अल्फा किरणें ऐसी होती हैं, पहला पॉइंट, कुछ अल्फा किरणें ऐसी होती हैं जो परमाणु के अंदर से गुजरने के बाद, जो परमाणु के अंदर से गुजरने के बाद अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे क्या होती हैं, चली जाती है। पहला पॉइंट क्या बोले, कुछ अल्फा किरणें जब परमाणु के अंदर से गुजरती है, परमाणु के अंदर जाती हैं, तो अपने मार्ग में विचलित हुए बिना सीधे क्या होती हैं, निकल जाती हैं। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये परमाणु निकला क्यों, ये परमाणु निकला इसीलिए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। 3 ही पॉइंट सुनना आराम से, ध्यान से। पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि परमाणु जब कुछ अल्फा किरणें इस परमाणु से गुजरती हैं, तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे क्या होती हैं, निकल जाती हैं। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये किरणें निकली क्यों, निकली इसीलिए कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। खोखला ना होता ये किरणें क्या होती हैं, अपने मार्ग पर पूर्ण क्या होती, लौट करके चली जाती। पहला पॉइंट, किसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग में क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। मतलब ये गई तो इधर अंदर, परमाणु के अंदर तो गई, लेकिन वो परमाणु के अंदर जाने के बाद सीधे न निकल के क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, किसी डायरेक्शन में क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। क्यों डाइवर्ट हुई, रीजन क्या है इसका, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फा कणों पर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, धनावेश। बहुत ही ध्यान से समझना, अल्फा कणों पर होता है धनावेश, अल्फा कणों पर होता है धनावेश। और थॉमसन साहब ने पहले बता दिया था कि परमाणु के अंदर जो बीज है, जो तरबूजे के अंदर क्या है, जो तरबूजे के अंदर बीज है, वो बीज कैसा है,
धनावेश। उसी बीज का नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। क्या नाम दिया उन्होंने? प्रोटॉन। अब बताओ, अगर परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है मान लिया मैंने, अगर परमाणु के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? लिखे यो, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। जब है अल्फा कण, इस पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। है प्रोटॉन, इस पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। जब अल्फा कण, कुछ अल्फा कण इस परमाणु से गुजरते हैं, क्योंकि अल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज और जो अंदर बैठा है उस पर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले चैप्टर फिजिक्स पढ़ाया गया था। दो आवेश, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। समान प्रकार के आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है? आकर्षण। तो क्योंकि अल्फा कण पर भी होता है धनावेश और नाभिक में होता है, नाभिक के परमाणु के अंदर जो क्या है? कण है, बीज है, उस पर कौन चार्ज होता है? धनावेश। कैसा जी? धनावेश। तो जब कुछ अल्फा कण इस परमाणु से गुजरे तो सीधे ना जाकर के क्या हो गए? अपने मार्ग से क्या हो गए? डाइवर्ट हो गए, विचलित हो गए। इन्होंने इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग विचलित इसलिए हो रहा है कि परमाणु के अंदर कुछ न कुछ है ऐसा, परमाणु के अंदर कुछ न कुछ है, कुछ ऐसा क्या है? परमाणु है जो क्या कर रहा है? उसको अपने मार्ग से क्या कर रहा है जी? डाइवर्ट कर रहा है। परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेश है जो उसके मार्ग में क्या कर रहा है? विचलन लाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला एक विचलित क्या हुआ? विचलित इसीलिए हुआ इसके अंदर कोई ना कोई धनावेश है। अगर धनावेश ना होता, ऋणावेश होता, क्या होता? इसकी ओर आकर्षित होता। ये दूसरे पॉइंट बोला गया। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया? कुछ अल्फा किरणें जब परमाणु से गुजरती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ धनावेश है जिससे कण क्यों रही है? अपने मार्ग से क्यों रही थी? विचलित हो रही है। बात समझ में आया? तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा? देखा रदरफोर्ड ने बहुत सारी 10,000 कीड़ों में से, कहीं की किताब में लिखा गया 20,000 कीड़ों में से, 20,000 कीड़ों में से एकाक किरण, एकाक द्वि किरण, 20,000 कीड़ों में से, मतलब इस धातु से 20,000 किरणें जा रही हैं अल्फा कणों की। तो 20,000 कीड़ों में से एकाक किरणें क्या होती हैं? एकाक किरणें जैसे अपने मार्ग पर गई हुई थी उसी दिशा में क्या होती? पुनः उसी मार्ग पर लौट कर चली जाती हैं। तीसरे पॉइंट में वो जैसे गई हुई थी परमाणु की ओर वैसे क्या होती हैं? वापस लौट करके चली जाती हैं। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला ये कीड़े वापस क्यों आ रही हैं? और तो कुछ मिला सीधे चली गई, कुछ मिला विक्षेपित हो गई, इधर डाइवर्ट हो गई, तीसरी मिला गई, और जो गई कहां? वो गई एकदम परमाणु के सेंटर में, केंद्र में गई है। और केंद्र में जाने के बाद हुआ किरण, जो किरण केंद्र की ओर जा रही है तो केंद्र से उसके पास तो गई, उसके पास जाने के बाद वो आगे ना जा क्या हो गई? पुनः उसी मार्ग पर क्या हो गई? रिटर्न हो गई। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो समस्त मास होता है, परमाणु का जो समस्त मास होता, द्रव्यमान होता है, वह अगल बगल नहीं बल्कि कहां होता है? बीच में होता है। परमाणु का समस्त मास, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, क्योंकि होता है मास सबसे केंद्र में, सेंटर में होता है, क्योंकि मास उस परमाणु का पूरा मास जब केंद्र में है तो जब केंद्र में कोई कण जाएगा तो वहां से ऑटोमेटिक बाहर नहीं जा पाएगा और रिटर्न हो कहां आएगा? अपने मार्ग पर पुनः वापस आएगा। मतलब समझ में आया? कुछ किरणें 20,000 में से कुछ किरणें जब केंद्र की ओर जाती हैं वो किरणें पुनः अपने मार्ग पर क्या होती हैं? वापस लौटकर चली जाती हैं। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान होता है वो उसके कहां होता है? केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। इसीलिए जो किरणें कुछ गई हुई हैं वो क्या होती? पुनः अपने मार्ग पर वापस लौटकर चली आती हैं। 3 पॉइंट और सारे पॉइंट बताए गए, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही पॉइंट हैं। अब उधर उन्होंने बताया परमाणु की जो त्रिज्या होती है, किसी परमाणु जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻10 मीटर होती है, और परमाणु जो नाभिक की त्रिज्या होती कितना होती है? 10⁻15 मीटर। तो इसमें डिटेल में बात करते हैं। देखो समझो पहले, देखो मतलब जो परमाणु की त्रिज्या है, बहुत ध्यान से चीज समझना, तो मैं इधर दिखा रहा हूं परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या
जो परमाणु की त्रिज्या है वह नाभिक की त्रिज्या का कितना जी, ये बताओ कौन ज्यादा कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? आ? एक में तुम 10 घाते 15 से भाग दोगे, एक में 10 घाते 10 से भाग दोगे, कौन वैल्यू बड़ी आएगी? आ? ए वैल्यू बड़ी है, वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। मतलब ये बड़ा है क्या है? ये किसका मान है? परमाणु की त्रिज्या का। यानी परमाणु की त्रिज्या बड़ी है, इसका मतलब परमाणु क्या होगा? बड़ा होगा। नाभिक की त्रिज्या ज्यादा है, इसको नाभिक की त्रिज्या क्या है? छोटी आएगी, उसका मान क्या आएगा? कम आएगा। बहुत ध्यान समझो यहां पर। इसका मतलब क्या है? जो परमाणु त्रिज्या है वह नाभिक की त्रिज्या का, नाभिक की त्रिज्या बटे कर दोगे 10 घाते, यहां पर 10 था, यहां पर हो जाएगा 15, ऊपर जा क्या आ गए 10 घाते 5 मीटर। नाभिक मतलब 10 घाते 5 जानते हो क्या होता है? 5 जीरो, है जीरो 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है वह अपने अंदर, उस परमाणु के अंदर जो नाभिक है वो उस नाभिक से 1-2 हजार गुना नहीं बल्कि 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कितना गुना बड़ा होता है? 1,00,000 गुना बड़ा होता है। यानी परमाणु क्या है? परमाणु बहुत बड़ा है और नाभिक क्या उसकी अपेक्षा बहुत ही छोटा है। मान लो कोई ग्राउंड है, कोई क्या है? ग्राउंड है, कहीं मैच हो रहा है मान लो, ठीक? उस ग्राउंड में एक छोटी सी क्या बैठा हो? मच्छर, क्या मान लो? मच्छर। उस ग्राउंड की अपेक्षा मच्छर क्या होगा? जो मच्छर बैठा उसके कहां बैठा हुआ? सेंटर में। कहां जी? सेंटर में। उस ग्राउंड की अपेक्षा मच्छर क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। जिस प्रकार से हमारे सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी क्या है? अगर सूर्य को मान लीजिए एक फुटबॉल, तो पृथ्वी क्या है? एक सरसों के बीज के बराबर, बहुत छोटी। उसी प्रकार से परमाणु बहुत बड़े आकार का होता है और नाभिक उससे 1,00,000 गुना क्या होता है? छोटा होता है। उस नाभिक में सोचो, सुनो पहले, उस नाभिक की त्रिज्या इतनी कम है, परमाणु से 1,00,000 गुना कम है। इसीलिए किसी परमाणु के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है, दिक्कत होता है। इसीलिए उसको अलग करने के लिए अगर अलग हो गया तो जान वहां पर कौन की नाभिकी विखंडन। तब क्या निकलने वाली है? जब 2 परमाणु नाभिक टूटता है, जब नाभिक टूटेगा उसको अलग करने के लिए बधे हुए हो, उनको अलग कर, जब अलग करोगे तो अलग करते समय उसमें क्या निकलेगा? एक अपार ऊर्जा निकलेगी। एक तो परमाणु क्या नाभिक की त्रिज्या क्या है? छोटी है। उस छोटी त्रिज्या में से किसी चीज को अलग करना क्या जी? बहुत बड़ी समस्या है। और जब वो अलग होते हैं ना तो क्या निकालते हैं? बहुत अपार मात्रा में क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। वही होता है नाभिकीय विखंडन। सब बात अलग है। बताओ यहां बात समझ ना? यानी परमाणु जो आकार होता है वह नाभिक आकार कितना गुना बड़ा होता है? 1,00,000 गुना बड़ा होता है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अब लिखो, से पहले बहुत कुछ समझ लीजिए। लिखो इसमें, लिखो लिखो परमाणु की सही हेडिंग आई है, उसमें लिखो परमाणु की सही, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किए जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत कहते हैं। परमाणु मॉडल सिद्धांत
कहते हैं, कहते इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम, इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाली अल्फा कणों को जब फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर स्थित स्वर्ण पत्र पर गिराया। इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को जब फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर स्थित स्वर्ण पत्र पर गिराया तो उसके आधार पर उन्होंने मुख्यतः तीन निष्कर्ष निकाले। पहला हेडिंग डाल दो, पहला वाला हेडिंग बताओ। पहला निष्कर्ष क्या था? कुछ अल्फा कीड़े अपने मार्ग से बिना विचलित हुए क्या हो जी सीधे निकल जाती हैं। देखो इसमें कुछ अल्फा कीड़े अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती हैं। इधर देखो यार, पहला पॉइंट क्या था? कुछ अल्फा कीड़े अपने मार्ग से विचलित हुए बिना क्या होती है? सीधे निकल जाती हैं। अब इसके नीचे लिखना अलग पेन से, अलग पेन से लिखना, हम यही लिखवाएंगे इससे निष्कर्ष निकलता है। ठीक, बस लिखो, अलग पेन से लिख लो। ठीक, उसी में लिखना नीचे ही छोड़ करके। इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष यह निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? बस ये लिखना है। ठीक, अच्छा लिखी लो। इससे दो लाइन छोड़ के लिखना। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का, ये पहले पॉइंट में जान रहे हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला ना हो तब टकरा के चला आता। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कीड़े अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। निष्कर्ष क्या निकला इससे?
इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर परमाणु के अंदर परमाणु के अंदर कुछ धनावेश स्थित है, जिससे अल्फा किरणें, यही अल्फा किरणें, जिससे अल्फा किरणें टकराकर अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित। ये अल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज, और कौन जी, जो परमाणु इस पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कुछ धनावेश स्थित है, अल्फा की टकरार क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग पर क्या होती हैं, हाँ, कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग पर क्या सीधे जाकर वापस लौट आती हैं। कुछ देखो तीसरा, कुछ अल्फा किरणें सीधे जा करके पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं, क्यों लौटी क्यों? इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां होता है, उसके नाभिक में नहीं, सेंटर में। बाद में उन्होंने नाभिक नाम दिया, इसीलिए नाभिक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, नाभिकीय विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, ध्यान रखना। लिखो आगे, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, संपूर्ण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक मत लिखना, उसके केंद्र में, ये बात आगे बाद में आया था, उसके केंद्र में स्थित होता है, बाद में इसी केंद्र का नाम क्या रखा गया, नाभिक। और नाभिक खोज किसने कर दिया, ठीक, उतार तो फटाक से लिखो, अरे लिखो उधर फोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल लिखो। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं। यही थोड़ा गलत बोल गए थे कि जानू गए, थोड़ा इनका नियम फेल हो गया था।
लगाते रहते हैं, वृत्ताकार बोल दिए थे। ठीक, अगर लिखो पहला पॉइंट, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान, बोलो मत, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में, एक मिनट, उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे उस परमाणु का नाभिक कहते हैं। जिसे उस परमाणु का, कौन कह रहा है सब, दरफोर, जिसे उस परमाणु का नाभिक, जिसे इस परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे लिख ना, अलग पेन से लिखना, अलग पेन से। नाभिक की खोज दरफोर्ड ने की थी, अलग पेन से। अभी दूसरे पॉइंट है, ध्यान दिखाना। नाभिक की खोज रदरफोर्ड, जानते रहो चीज, रदरफोर्ड ने की थी, इसीलिए इन्हें नाभिकीय विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए इन्हें पूछा गया है, इसलिए इन्हें नाभिकीय विज्ञान का, नाभिकीय विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, ठीक, परमाणु के आकार की तुलना में, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ये भी नीचे लिख लो, कितना, यहां देखो कितना था, परमाणु त्रिज्या कितनी थी, ले लेना है भी। परमाणु की त्रिज्या थी 10 घाते माइनस, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10 घाते माइनस 15। परमाणु बहुत बड़ा होता है, 1 लाख गुना लिख सकते हो उसमें भी तुम। ठीक, लिखो परमाणु के नाभिक में विभिन्न प्रकार के धनावेश, विभिन्न प्रकार के धनावेश स्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के धनावेश स्थित होते हैं।